डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेशर्स। सुपर 13 टेस्ट सीरीज की थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स भी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक की या सीनियर की, उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये लिंक जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। गेट्स मेशर्स ऐप पे जाके भी आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सबसे बेस्ट और सबसे कम प्राइस में कोर्स जो है वो हम लोग चला रहे हैं। एक बार आप ज्वाइन करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि वाकई में किस क्वालिटी की चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये अगेन मैंने जो आरपीएससी का कॉलेज लेवल का, जो कॉलेज कैडरे का जो था एग्जाम, मतलब जिसमें हम लोग बात करें जैसे लेक्चरर पोस्ट की, तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो इनमें से कई क्वेश्चन आपको थोड़े से हाई लेवल के लग भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस है कॉलेज लेवल के, बट है ये वही राजस्थान के आरपीएससी का ही एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज भी आ सकते हैं, और थोड़ा आइडिया भी आपको लगेगा कि यार सी और डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज एन इनवैलिड सी स्टेटमेंट। इनवैलिड सी स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे हमें कुछ डिक्लेरेशंस दे रखी हैं, तो इनवैलिड फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहली क्या लिख रखी है, फ्लोट, जो कि डेटा टाइप है, a is equal to b is equal to 20.45। जनरली हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं इस तरीके से, फ्लोट a is equal to 10, या कुछ भी हम 10 पॉइंट समथिंग। फ्लोट का आपको पता ही है, इंटीजर वैल्यू के साथ साथ अगर आपको डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्लोट, और इसके साथ अगर हमने इस तरीके से कुछ मेंशन करना है, हम ऐसे जो है वो वैल्यू को असाइन करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है वैल्यू को असाइन करने का। तो यहां पे जो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, इनिशियलाइज जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो पहली ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, इनवैलिड। इसमें मैं आपको फिर भी बाकी के जो है ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देता हूं। y इज इक्वल टू 50 का मतलब क्या है कि जो 50 वैल्यू है वो y में असाइन कर दी। 50 वैल्यू जो है वो y में असाइन कर दी, प्लस 10 कर दिया, मतलब x में क्या वैल्यू चली गई, 60 चली गई। ये सिंपल सा मतलब है। देन q इज इक्वल टू 37 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये भी स्टूडेंट को थोड़ा लग सकता है गड़बड़। 37 इज अ इंटीजर वैल्यू, 2.3 इज व्हाट, 2.3 इज अ डेसिमल। तो अगर आप लेट से q को इंट लेते हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तरह से 39 आ जाएगा। और अगर आप लेट से इसको फ्लोट लेते हो तो ये आपका 39.23 समथिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आपको मे भी लग सकता है कि क्यू के साथ हमने कोई भी डेटा टाइप तो मेंशन नहीं की, बट गाइस आप डेटा टाइप कोई भी मेंशन कर दो इसमें, ये आंसर जो है, मतलब ये वैल्यू जो है वो कोई ना कोई उठा ही लेगा। तो इसीलिए यहां पे ये जो असाइनमेंट है वो क्लियर कट ही गलत लग रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू x मॉडुलस k। ठीक है ना, और मॉडुलस हम क्यों यूज करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो वो जो है आपकी कहानी है, तो ये भी वैलिड है, बाकी के सारे वैलिड है, सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो इनवैलिड है। देन द इनबिल्ट सी स्ट्रिंग फंक्शन strcmpi, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो नॉर्मली स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है। तो अगर उनकी लेंथ जो है जैसे बराबर है तो वो 0 रिटर्न करता है। अगर पहले की लेंथ ज्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू, दूसरे की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे की लेंथ अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू। वो होता है जनरली आपका स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, अलग अलग लेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर आप strcmpi लगा देते हो तो वो फिर केस सेंसिटिव को कंसीडर नहीं करता। चाहे कैपिटल में लिख दो चाहे एक स्मॉल में लिखो, तब भी वो कंपेयर कर देगा। तो strcmpi का मतलब क्या है कि जो केस सेंसिटिविटी को हम हटा देते हैं, तो विदाउट केस सेंसिटिविटी ये बन जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट इन द सी प्रोग्राम ARGV। जनरली हम मेन को जो यूज करते हैं, मेन फंक्शन को हम बिना किसी आर्गुमेंट के यूज करते हैं, बट मेन के अंदर जो है दो आर्गुमेंट हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ARGV और एक होता है ARGC। ठीक है, आर्गुमेंट काउंट, या फिर ये होता है हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट आप याद रख लेना। ARGV जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। मतलब एक एरे है जिसके अंदर है क्या, पॉइंटर्स हैं, जिसके अंदर है क्या,
पॉइंटर्स हैं और वो सारे पॉइंटर्स जो है वो किसको शो कर रहे हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, दैट इज ARGB। देन फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन। एरे की डिक्लेरेशंस है वो पूछ रहा है वैलिड कौन कौन सी है। तो जैसे देखो A1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मे भी आपको लगे कि सर हम तो हमेशा वैल्यू जो है एरे की जो लेंथ है वो हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये आप या तो आप मैलॉक वगैरह यूज करो तब आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, अदरवाइज हमें यहाँ पे इनिशियली बताना पड़ता है कि एरे का साइज कितना है, तो हमने यहाँ पे बताया नहीं है, बट यहाँ पे हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, उसमें 3 वैल्यूज दे दी तो पता लग गया एरे का साइज कितना है 3, तो यानी ये क्या है आपका वैलिड है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन A2 की बात करें, इंट A2, अब A2 में आपने कोई साइज जो है वो मेंशन नहीं किया, ये देखो ना यहाँ पे ये खत्म हो जाता है A2, वो तो नेक्स्ट A3 आ गया, तो A2 में आपने कोई जो है वो मतलब वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की कि लेंथ कितनी है, तो उसकी वजह से आपका ये इनवैलिड हो गया। कोई ना कोई वैल्यू जो है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखो, 3 2 1 कुछ भी। देन इंट A3, थर्ड में को क्या कर रहा है, जो थर्ड डिक्लेरेशन है उसमें इसने 0 लिख दिया। अब आपको पता है जो एरे है वो कांस्टेंट है, मतलब आपको पता है कि ये जो इसके अंदर लेंथ है वो आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अगर आप एरे ले रहे हो तो कम से कम एक लेंथ का तो लो ही, यहां पे लेंथ क्या ले ली उसने 0, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया इनवैलिड। यहां पे उसने लेंथ जो है वो क्या ली है 1, मतलब एक लेंथ का हो सकता है कम से कम, तो ये हो गया आपका वैलिड। देन फ्लोट A5, तो फ्लोट हम ले सकते हैं क्योंकि एरे में सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, तो चाहे आप फ्लोट के एलिमेंट्स को स्टोर कर दो, कैरेक्टर को स्टोर कर दो, इंटीजर को स्टोर कर दो, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या कर दी, इसमें जो एरे का साइज है वो 3.5, भैया एरे का साइज या तो 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा, हाँ आप 3.5 वैल्यू डाल सकते हो, अगर आप इस तरीके से वैल्यू डालना चाहते हो तो 3.5 डाल दो, लेकिन इसने वैल्यू नहीं डाली, इसने एरे का साइज जो है वो 3.5, इस वजह से ये भी क्या हो गया गलत। तो इसीलिए दो A1 और A4 ये दोनों जो है वो वैलिड है, बाकी के इनवैलिड है। वही इसने पूछा था कि वैलिड कौन सा इनवैलिड कौन सा, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। देन कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन C, यहां पे वो कह रहा है 2 हमने स्टेटमेंट लिखी है, एक हमने वेरिएबल है जी x और उसको हमने क्या टाइप दिया void, और दूसरा हमने क्या लिया पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल को हमने टाइप क्या दिया void। तो देखो यहां पे वो पूछ रहा है कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड। भैया याद रखना अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल की टाइप जो है वो कभी भी void नहीं हो सकती, void की बजाय हाँ आप उसको इंटीजर ले लो, कैरेक्टर ले लो, फ्लोट ले लो, कुछ भी, बट ये void जो है ये किसी फंक्शन को हम रिटर्न करवा सकते हैं एज ए void, ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो है वो गलत है। हाँ पॉइंटर वेरिएबल की हो सकती है क्योंकि पॉइंटर इज व्हाट बाय डिफॉल्ट है जेनरिक, तो जेनरिक पॉइंटर है तो उसको हम void में ले सकते हैं। हाँ बाद में उसको टाइपकास्ट करके हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या उसको हम कैरेक्टर को पॉइंट करना चाहते हैं वो हम टाइपकास्ट कर सकते हैं, बट यस जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जो है वो बाय डिफॉल्ट void जो है वो हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले में एरर कह सकते हो आप, दूसरी वैलिड है। हाँ ठीक है, ये तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है ना, तो पहला जो है वो एरर है एक तरह से और दूसरा जो है वो ठीक है। देन वो क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है, वैल्यूज जो है वो दे रखी है, यहां पे वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है ना, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो y की वैल्यू कितनी है 77 माइनस 32 कर दो, और यहां पे क्या है 5/9 मल्टीप्लाई में, ठीक है, x के अंदर, और x क्या है आपका इंट टाइप का, ठीक है ना, x क्या है ये देखो ना इंट y और इंट x, इंट जो है वो आपका इंटीजर टाइप का है x, ठीक है, तो यहां पे 77 माइनस 32, 77 माइनस 32 हो गया आपका 45, और ये हो गया आपका 5/9 इंटू 45। अब यहां पे देखो इंटीजर है तो अगर आप इसको करोगे तो पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा 0 ले लेगा इंटीजर, लोअर वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 इंटू 45 करोगे आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या बन गया D, दैट इज 0। हाँ अगर उल्टा होता लेट्स से 9/5 होता तो 9/5 के केस में 1 पॉइंट समथिंग आता तो 1 पॉइंट समथिंग का वो 1 उठा लेता, फिर आप कह सकते थे 45 आंसर आ जाएगा, बट इसने जो पूछा हम तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। बट आपको मैं एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी जरूर बताता हूं, यही सबसे बड़ी खासियत है, सिर्फ ये नहीं बता रहे भैया कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है ये है, आपको ये भी बता रहे क्यों है
बाकी के जो ऑप्शंस है वो सही क्यों है या गलत क्यों है, उसका पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको एग्जाम में जाके पता लगेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। देन which of the following file is not generated by the C compiler when the program xyz.c is compiled। मतलब होता क्या है, जनरली जो हम प्रोग्राम को सेव करते हैं xyz.c, फिर उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन के टाइम पे xyz.i, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के बाद ऐसे बन जाती है, फिर वो आपकी .obj बन जाती है, फिर उसके बाद लिंकर जो है वो xyz.executive, ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है .exe। तो मल्टीपल फेजेस जो है वो फाइल के बन जाते हैं, मल्टीपल आप एक्सटेंशन बोल सकते हो। तो ये आपका .obj भी ठीक है, .exe भी होता है, ठीक है। ये दोनों में ही प्रॉब्लम है, ये दोनों ही आपके कंपाइलेशन टाइम पे नहीं होते। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन देखें ना, मतलब आंसर की देखें, तो उन्होंने आंसर की में ये लिख रखा है बिड, ठीक है। अब ये .bak क्यों उन्होंने ठीक किया, ये मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट अगर मैं आपको बताऊं bak एक्चुअली में होता क्या है ना, बैकअप के लिए यूज होता है। मतलब आप कोई भी फाइल को सेव कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, तो एक तरह से बैकअप की तरह वो फाइल स्टोर हो जाती है बैकएंड पे, ताकि उसको रीस्टोर कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि कंपाइलेशन कर रहे हो किसी चीज को, तो उसका एक बैकअप फाइल उसने क्रिएट कर दिया .bak नाम से, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो थोड़ी ज्यादा जो, क्योंकि .bid फॉर्मेट तो है ही नहीं कोई, तो इसीलिए .bid जो है वो ज्यादा गलत आपका लग रहा है। मतलब उसने इनवैलिड पूछा ना, मतलब कौन सा जनरेट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन थोड़ा ज्यादा क्लोज लग रहा है। कई बार ना ऑप्शन आपके 2-3 बहुत क्लोज होते हैं, तो उनमें से आपको सबसे ज्यादा क्लोज वाला चूज करना होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना पॉइंट, ठीक है। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, यहां पे दे रखा है इफ printf %d printf hello, तो printf hello, अभी देखो if else तो ट्रू और फॉल्स पे काम करता है, और if में हमने कोई ऐसा जीरो वाला काम, फॉल्स वाला काम तो किया ही नहीं, हमने प्रिंट किया है printf hello, तो होगा क्या, हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ हमने यहाँ पे %d का मतलब क्या है, नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, तो देखो हेलो में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल कैरेक्टर्स है 5, तो यानी इसकी लेंथ कितनी है 5, वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद printf इंडिया, इंडिया जो है वो आपका नेक्स्ट printf में प्रिंट हो जाएगा। एल्स पे तो ये जाएगा ही नहीं कंट्रोल, एल्स जो है वो पार्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। बस ये याद रखना कि ये जो 5 है ये इंडिया की लेंथ नहीं यहाँ पे दिखा रहा है, ये हेलो की लेंथ है, ठीक है ना। मतलब अगर लेट्स से इसकी साइज जो है वो लेट्स से हेल होता, तो फिर वो 3 प्रिंट कर देता, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, printf हेलो, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी है 5, तो हेलो 5 इंडिया, तो आंसर आपका क्या बन गया 2, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन, लेट ए नंबर x डिनोट अ पुश, अच्छा पुश पॉप के ऊपर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने 2 पुश किया, फिर 22, फिर 12, ठीक है। उसके बाद हमने 15 को पुश किया, फिर वो कह रहा है पॉप किया, मतलब 2 बार पॉप किया, तो ये आपके दोनों क्या हो गए, पॉप हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यही बचे, फिर हमारे पास आ गया 17 को पुश किया, 18 को पुश किया, फिर वो कह रहा है 3 बार पॉप पॉप पॉप, 3 बार पॉप 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 का मतलब है पॉप पॉप और पॉप, बचा क्या सिर्फ 2। उसके बाद 23 को पुश किया, अब वो कह रहा है कि लास्ट में जो भी बचा 2 एलिमेंट, उन दोनों का टोटल बता दो, तो भैया इन दोनों का टोटल तो कोई भी कर सकता है 25, ठीक है। स्टैक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। देन द नंबर ऑफ एजेस इन अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ, ये फॉर्मूला जो है बहुत बार यूज होता है कंप्लीट ग्राफ के अंदर। जब भी हमें फाइंड आउट करनी हो नंबर ऑफ एजेस, तो फॉर्मूला होता है n × n - 1 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो जैसे आपको दे रखा है, तो ये आप इसको यूज कर लो, तो इसको यूज करोगे तो आपका 21 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये सिंपल से, जैसे कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जिसमें सारे वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे ये 4 का कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, ये आपका 3 का कंप्लीट ग्राफ है, ऐसे ही 7 का, 5 का, बट बड़ा होगा ग्राफ तो आप बना नहीं सकते उसको, तो फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी एजेस है। देन लेट a = 4 b 3 c 6 d 2, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यूज दे रखी हैं,
सी की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है, डी की 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? अच्छा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये भी स्टैक की प्रॉपर्टी है। स्टैक की एडवांटेज जो है वो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर करना है ए बी सी डी और हमें यहाँ पे डिवाइड करना है सबसे पहले, तो 2 को बाहर निकाला उसको राइट साइड में रखा, फिर 6 को बाहर निकाला उसको लेफ्ट में, जिसको पहले निकालते हैं उसको राइट में रखो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो यानी आपका जो है वो स्टैक में क्या हो गया 4 3 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे मतलब 3 आएगा। देन मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर प्लस किया तो इन दोनों का प्लस करोगे तो 13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन काफी बार आते हैं पोस्ट फिक्स के ऊपर। प्री फिक्स टू पोस्ट फिक्स जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मतलब आपको इनफिक्स दे रखा है उसको प्री फिक्स में करो या पोस्ट में करो, या फिर पोस्ट फिक्स दे रखा है उसको आप सॉल्व करो। देन valid C statement to allocate 20 bytes to an integer pointer P। integer pointer P हमें यहाँ पे दे रखा है, तो integer pointer P में हमने 20 बाइट असाइन करने हैं, तो ये डायनामिक एलोकेशन में आ जाता है और इसमें हम यूज करते हैं malloc। ठीक है, तो malloc उसके अंदर हमने साइज दे दिया कि कितना, तो 20 बाइट हमारा जो है वो एक तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा 20 बाइट का। एक ब्लॉक जो है वो मेमोरी में 20 बाइट का एलोकेट हो जाएगा। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे जो वॉइड पॉइंटर यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो malloc जो है वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर। ठीक है, बट आप इसको देना चाहते हो किसको, इसको आप शो करना चाहते हो इंटीजर पॉइंटर में। तो इंटीजर पॉइंटर मतलब कि ये जो आपकी वैल्यू है वो इंटीजर जो है वो स्टोर करेगा। तो इंटीजर स्टोर करेगा तो आप इसको टाइपकास्ट कर दो इंटीजर में, तो int स्टार malloc 20। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, बट यहां पे मेरे पास जो है ये आपका बन जाता है पॉइंटर P है ना, तो पॉइंटर में ऑब्वियसली फिर स्टार P हमने यूज कर लिया, तो स्टार P और ये आपका malloc इस तरीके से यूज करते हैं। देन कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और इसमें पूछ रखा है, अच्छा बाइनरी सर्च ट्री है और वो कह रहा है कि इफ द रूट इज डिलीटेड, मतलब अगर हम रूट को डिलीट करते हैं तो मेरे पास कौन से 2 एलिमेंट्स है जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो या तो हम 20 से जो कम है इमीडिएट जो छोटा है, तो 20 से जो इमीडिएट छोटा कौन सा है 18, या फिर 20 से जो इमीडिएट बड़ा है, तो 20 से इमीडिएट कौन सा है बड़ा है 26। तो या तो इससे आप कर दो, इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर और इसको बोलते हैं सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर या सक्सेसर में से कोई भी आप जो है वो इसको लेके आ सकते हो ऊपर, तो यानी आपका 18 या फिर 26, ये 2 ऑप्शंस हैं। तो इनके ऊपर जो है वो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना, और कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको चैनल पे जितनी भी वीडियोस है उससे हेल्प, वो सारी की सारी हेल्प के लिए है, लेकिन जो हमारा कोर्स है वो आपको उन सारी चीजों को समराइज करके बताता है कि भैया स्पेसिफिकली राजस्थान में किस तरीके की चीजें जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू अवर कोर्स आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।